हेलो एवरीवन। आज हम हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो कि कॉलम्स एंड स्टर्ट्स के यूनिट से बिलोंग करते हैं। तो देखिए बेसिकली जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कॉलम एंड स्टर्ट्स के बारे में हमने जानकारी लिया था, ये एक बहुत ही सिंपल यूनिट होता है और इसके अंदर में जो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्मूले होते हैं, उन्हीं फॉर्मूले के माध्यम से हम न्यूमेरिकल को बनाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर का न्यूमेरिकल देखिए, इसमें लिखा हुआ है ए हॉलो स्टील ट्यूब 25 mm एक्सटर्नल डायमीटर एंड 20 mm इंटरनल डायमीटर एंड 3 मीटर लॉन्ग इज यूज्ड एज ए कॉलम, both ends hinged. Determine the crippling load if modulus of elasticity is 200 kilonewton per mm square. ओके, तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी गिवन डेटा है उसका हमें सेपरेटली नोट डाउन करना होगा। तो देखिए गिवन डेटा में जो लेंथ जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर मूलतः दिया क्या क्या हुआ है इस प्रॉब्लम के बारे में कि एक हमारे पास में एक कॉलम है जिसका कि बाहर का जो डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर जो है वो 25 mm है और इंटरनल डायमीटर 20 mm है, मतलब कि अंदर से हॉलो है। ओके, और 3 मीटर उसकी लंबाई है और दोनों जो उसके छोर हैं, दोनों जो उसके एंड्स हैं वो क्या हैं, हिंज्ड हैं। अब हमें यहाँ पर क्रिपलिंग लोड डिटरमाइन करना है, फाइंड आउट करना है और उसका इलास्टिसिटी का वैल्यू हमें दिया हुआ है 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखिए गिवन दैट में लिखा हुआ है L इक्वल्स टू 3 मीटर, तो 3 मीटर को हम mm में कन्वर्ट कर लेंगे 3000 mm। इफेक्टिव लेंथ LE, जो LE से हमने डिनोट करते हैं इफेक्टिव लेंथ को, वो कितना दिया हुआ है 3000। बोथ हैंड्स फिक्स्ड हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है L इक्वल्स टू LE, LE इक्वल्स टू L होता है। ओके, सिंपल 3000 ही होगा। अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल डायमीटर जो है डी, कैपिटल डी जो है वो 25 mm दिया हुआ है, इंटरनल डायमीटर वो 20 mm दिया हुआ है। अब कैपिटल ई इक्वल्स टू 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है। और अगर हम ये किलो को अगर हटा देते हैं तो किलो के जगह पे 1000 आ जाएगा, मतलब 10⁻³ और यहाँ आगे के 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा 10⁻5 हो जाएगा। तो 2 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, और आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इस सर्कुलर बार के लिए, इस सर्कुलर कॉलम के लिए, सर्कुलर कॉलम के लिए ये कितना हो जाएगा π/64, कैपिटल डी का पावर 4 माइनस स्मॉल डी का पावर 4। अब यहाँ पर ये सारे वैल्यूज़ को हम जब नोट डाउन करके हम यहाँ पर पुट करते हैं आई के वैल्यू में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वैल्यू में, तो हमें क्या मिलता है 11315 mm/4। अब यहाँ पर देखिए क्रिटिकल लोड निकालने का फॉर्मूला है ये यूलर्स इक्वेशन के थ्रू, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ये देखिए यहाँ पर ये 4 इक्वेशन लिखे हुए हैं, बोथ हैंड्स फिक्स्ड। तो यहाँ पर देखिए सबसे नीचे लाइन में लिखा हुआ है, सेकंड लास्ट लाइन में, बोथ हैंड्स फिक्स्ड। अगर दोनों सिरे आबद्ध हैं तो इन दिस कंडीशन P इक्वल्स टू 4π² EI/L²। ओके, हमारा जो है वो थर्ड कंडीशन रहेगा, बोथ हैंड्स आर हिंज्ड दिया हुआ है। ओके, इन दिस कंडीशन द इक्वेशन लेंथ L इक्वल्स टू L, तो हमने जो है 3000 इक्वल्स टू 3000 ही लिया, उसको हमने डिवाइडेड बाई 2 या √2 नहीं किया है। अगर देखिए एक एंड अगर फ्री है और एक एंड अगर फिक्स्ड है तो उस कंडीशन के लिए L जो है वो 2L हो जाएगा। ठीक है, जो इफेक्टिव लेंथ जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना, थर्ड फोर्थ लाइन में दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर जो थर्ड इक्वेशन जो लिखा हुआ है सबसे टॉप में, उसका देखिए इक्वेशन देखिए P इक्वल्स टू π² EI/L² है। तो बस यही फॉर्मूले को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, π² EI/L²। तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूले को लिखें और यहाँ पर देखिए ये इसी इक्वेशन पर हमने पुट किया तो हमें क्या मिला 2479 न्यूटन मिला। अब क्रिटिकल लोड जो है P इक्वल्स टू क्या आ गया 2479 न्यूटन आ गया, हैंस द वैल्यू ऑफ क्रिपलिंग लोड, और क्रिटिकल लोड इज 2479 न्यूटन।
तो यहाँ पर क्रिपलिंग लोड का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इतना लोड अगर हम लगाते हैं 2479 न्यूटन का अगर हम लोड लगाते हैं तो ये जो कॉलम है ये कॉलम क्या हो जाएगा, इस प्रकार से क्रिपल हो जाएगा। क्रिपल मतलब बकल हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ को यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया, इसको हम लोग समझ भी लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो है बोथ एंड्स आर हिंज्ड है, बोथ एंड्स आर हिंज्ड है, तो इसका फॉर्मूला है P इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आई बाई एल स्क्वायर। ओके, तो E का वैल्यू दिया हुआ, I का हमने वैल्यू निकाल लिया पाई बाई 64 इंटू कैपिटल डी रेज टू 4 माइनस स्मॉल डी रेज टू 4। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर दिया क्या हुआ कंडीशन कि एक इस प्रकार से कॉलम है जो कि क्या है, सर्कुलर है, उसका बाहर का डायमीटर दिया हुआ है 25 mm और वो कॉलम अंदर से कैसा दिया हुआ, और इंटरनल जो डायमीटर है वो दिया हुआ है 20 mm। ओके, इंटरनल डायमीटर कितना दिया हुआ है 20 mm। इसकी जो लंबाई है वो दिया हुआ है 3 मीटर, जिसको कि अगर इक्वल्स टू करके हम 1 2 3 3000 mm भी हम लिख सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने न्यूटन का हम लोड लगाएं जिसके कारण से ये क्या हो जाए, इस प्रकार से बकल हो जाए, है ना। तो यही चीज़ का वैल्यू के लिए देखिए क्रिपलिंग लोड के लिए फॉर्मूला है, इसे हम यूलर्स इक्वेशन कहते हैं। यूलर्स ने 4 इक्वेशन दिए थे, अगर दोनों एंड फिक्स्ड हैं, दोनों एंड हिंज्ड हैं, या एक एंड फ्री एक एंड हिंज्ड है, या एक एंड फिक्स्ड है और ये दूसरा एंड रोलर सपोर्ट है, तो ये चारों कंडीशन के लिए हमें फॉर्मूला दिया है। तो ये पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर के माध्यम से हमें ज्ञात हो जाएगा हमारा क्रिपलिंग लोड का वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्रिपलिंग लोड का वैल्यू है 2479 न्यूटन आ चुका है इसी फॉर्मूले के माध्यम से सॉल्व करने के अनुसार। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कास्ट आयरन हॉलो सिलेंडर कॉलम विद द एंड्स firmly built in 5 मीटर लॉन्ग, its external dia is 12 centimeter and thickness of metal is 1.5 meter. Determine the safe axial load that the column can bear. If factor of safety 5, the crushing stress is 560 newton per mm square and Rankine constant A equals to 1600। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जितने भी गिवन डेटा है हम उसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है कि इसका एक एंड जो है वो फिक्स्ड है, दोनों एंड इसका क्या है, फिक्स्ड है, हिंज, दोनों एंड इसके क्या है, फिक्स्ड हैं। और ये 5 मीटर की लंबाई है इस कॉलम की, इसका एक्सटर्नल डायमीटर है 12 सेंटीमीटर, थिकनेस जो है वो 1.5 मीटर है, 1.5 mm है, और मिसप्रिंट है, थिकनेस जो है वो थिकनेस ऑफ मेटल वो क्या है 1.5 mm आएगा। अब यहाँ पर सेफ एक्सेल लोड हमें फाइंड आउट करना है कि कितने सेफ एक्सेल लोड तक के वो एग्जिस्ट कर पाएगा कॉलम, और उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 दिया हुआ है, क्रशिंग स्ट्रेस भी दिया हुआ है 560 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखिए दोनों एंड जब फिक्स्ड होता है तो उसके लिए कंडीशन जो इफेक्टिव लेंथ जो होती है वो क्या हो जाती है, डिवाइडेड बाई 2, L डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। तो 5000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे सामने में 2500 mm आ जाएगा। एक्सटर्नल डायमीटर जो है वो हमें दिया हुआ है 120 mm, 12 सेंटीमीटर को हम 120 mm लिख सकते हैं। थिकनेस जो है वो 15 mm दिया हुआ है, ओके 1.5 सेंटीमीटर होगा फिर वो, ओके। तो ये 15 mm हो गया थिकनेस जो है। अब थिकनेस 15 mm अगर हुआ तो 15 mm प्लस 15 mm कितना हो गया, 30 mm हो गया। एक तरफ से टी होगा तो दूसरी तरफ से भी टी होगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए अगर इसका डायमीटर अगर है 120 mm, 120 mm, और इसका इंटरनल डायमीटर का एक तरफ का हमें थिकनेस दे दिया है 15 mm, तो दूसरे तरफ का भी तो थिकनेस होगा 15 mm, ओके। तो अंदर का कितना होगा, तो 120 में 30 माइनस करेंगे तो 90 mm इंटरनल डायमीटर होगा, ओके। तो बाहर का हो गया एक्सटर्नल डायमीटर हो गया 120 और इंटरनल डायमीटर हो गया 90, ओके।
अब हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला भी लिखा गया इंटरनल डायमीटर। तो स्मॉल डी इक्वल्स टू कैपिटल डी माइनस 2 × 2, मतलब दो तरफ है थिकनेस जो दो तरफ आएगा तो 15 × 2। देखिए यहाँ पर स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा 120 माइनस 2 × 15 इक्वल्स टू 90 mm। ओके, तो अब A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/1600। ये हमें कांस्टेंट वैल्यू से हमें मिल रहा है क्योंकि ये क्या है कास्ट आयरन का है। तो देखिए यहाँ से A का वैल्यू हमने लिया है कास्ट आयरन। देखिए सेकंड नंबर में लिखा हुआ है कास्ट आयरन की जो वैल्यू है A की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1600, और क्रसिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है FC की वैल्यू जो है क्रसिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 5670 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए 5670 को यहाँ पर क्रसिंग स्ट्रेस को 560 दिया हुआ है यहाँ पर न्यूटन पर mm²। FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 दिया हुआ है। नाउ एरिया A इक्वल्स टू π/4। ये एरिया अब निकाला जा रहा है कैपिटल D माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया निकल गया। रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल रहे हैं हम के स्क्वायर इक्वल्स टू D² प्लस D²/16। तो रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो 22500/16 आया। रैंकाइन क्रिटिकल लोड, अब रैंकाइन क्रिटिकल लोड के माध्यम से हम इसका वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे सेफ एक्सियल लोड की वैल्यू को। तो देखिए रैंकाइन एक्सियल लोड का जो फॉर्मूला है वो है PR इक्वल्स टू FC इंटू A डिवाइडेड बाई 1 प्लस A इंटू L² है। ओके, तो अब ये सारी चीज़ों में हम फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे वैल्यू को 560 इंटू 4945.5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/1600 इंटू 2500 डिवाइडेड बाई 2250/16। ओके, तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर में सेफ एक्सियल लोड की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है क्रिटिकल लोड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना। तो सेफ एक्सियल लोड हम सभी शायद जानते हैं कि क्रिटिकल लोड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है सेफ एक्सियल लोड। अब उसे निकालने के लिए यहाँ पर देखिए सेफ एक्सियल लोड की वैल्यू जो है क्रिटिकल लोड बाई क्रिटिकल लोड क्या है 733424 आया। ओके, यहाँ पर देखिए क्रिटिकल लोड रैंकाइन फार्मूले के माध्यम से, हम यूलर फार्मूले के माध्यम से भी हम निकाल सकते थे बट हमने कुछ नया ट्रेंड हमने तैयार किया है यहाँ पर रैंकाइन के माध्यम से हम यहाँ पर वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 733424 डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 5। तो यहाँ पर सेफ एक्सेल लोड आया 146685 न्यूटन, मतलब 1,46,685 न्यूटन का जब लोड लगेगा तो उस कंडीशन में हमारा जो कॉलम जो रहेगा वो क्या रहेगा सेफ रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में भी लिखा हुआ है। ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस रोटेशन इज डिफाइंड एज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच इफ होल मास ऑफ द बॉडी इज assumed टू बी कंसंट्रेटेड इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस वुड बी सेम its actual disturbance of mass distribution of mass. It is denoted by Rg. Okay, radius of gyration. When we rotate any body of mass, then the center of mass from that point to the radius of distance. तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर हम किसी भी पॉइंट पर जब हम रोटेट करते हैं, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर फिगर में दिखा होगा कि एक ह्यूमन जो है वो एक पत्थर को एक रस्सी में बांध करके रोटेट कर रहा है। तो उसी के पत्थर से ही क्या बन रहा है रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब उसका जो मास जो है एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है और वो क्या हो रहा है रोटेट हो रहा है। तो उसी हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन का। देखिए सिंपल तरीके से अगर समझना है तो इसके आप फॉर्मूले को भी देख सकते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला है √I/m। आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया और m क्या है मास, है ना। तो I इक्वल्स टू mk² भी हो सकता है, मास इंटू के से हम रेडियस ऑफ गायरेशन को डिनोट करते हैं Rg को। ठीक है, मैन इज रोटेटिंग अ बॉल विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स आर एक्टिंग, है ना। तो ये हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है रेडियस का जिस सर्कल के आधार में वो रोटेट हो रहा है, उसे ही हम रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। अब देखिए रैंकाइन क्रिटिकल लोड को भी हम लिख करके देख लेते हैं। FC A बाई
यहाँ पर ये तो समझ में आ गया, इसका सेफ एक्सियल लोड हमने निकालने का प्रयास किया है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर रैंकाइन लोड के बारे में। एफ सी ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई के स्क्वायर। ओके, यही फॉर्मूला है। ओके, यही फार्मूला है। अब इसी में ही हम क्या पुट करते जाएंगे। यहाँ पर हमको एफ सी का वैल्यू दिया हुआ है, ए एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है, ये 1 है। ये ए स्क्वायर का वैल्यू हम टेबल से निकालेंगे, और एल हमें दिया हुआ है, के भी हमने निकाल लिया है। ओके, तब इसमें पुट करने के बाद में हमें क्या मिल जाएगा, सेफ एक्सियल लोड हमें मिल जाएगा। ओके, सेफ एक्सियल लोड हमें मिल जाएगा क्रिटिकल लोड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी के माध्यम से। आइए अब हम अगला न्यूमेरिकल हम बनाने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है ए कास्ट आयरन हॉलो कॉलम हैविंग 10 सेंटीमीटर एक्सटर्नल डायमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर is used as a column of 2 meter long. Using Rankine's formula, determine the crippling load when its both ends are fixed. Take Fc equals to 5500 kilogram per centimeter square and Rankine's constant A equals to 1 by 1600. ओके, तो यहाँ पर देखिए जितने भी वैल्यूज़ यहाँ पर दिए हुए हैं उन सबको हमने गिवन दैट करके हम यहाँ पर नोट डाउन करने हैं। यहाँ पर देखिए कास्ट आयरन का एक बताया गया कॉलम है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, इंटरनल डायमीटर है उसका 8 सेंटीमीटर, कॉलम की लंबाई है 2 मीटर, और रैंकाइन फॉर्मूले के माध्यम से यहाँ पर हमें क्रिपलिंग लोड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि इसका दोनों जो एंड है वो फिक्स्ड है। तो यहाँ पर देखिए कास्ट आयरन है तो इसका ए का वैल्यू और एफ सी का वैल्यू हमें पता चल चुका है। एफ सी का वैल्यू होगा 5500 और ए का वैल्यू होगा 1600, 1/1600। देख लीजिए कास्ट आयरन का वैल्यू, ये टेबल को आपको याद करके रखना पड़ेगा, ये शायद एग्जाम में कभी कभी नहीं देता है तो आपको ये याद ध्यान में रखना पड़ेगा। कास्ट आयरन का जो वैल्यू है देखिए एफ सी का वैल्यू है 56700 और ए का जो वैल्यू है 1/1600। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें रैंकाइन फॉर्मूले के माध्यम से हमें क्या करना पड़ेगा, रैंकाइन क्रिटिकल लोड के माध्यम से हमें फॉर्मूले के माध्यम से हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए पी आर इक्वल्स टू एफ सी इंटू ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए इंटू एल बाई के का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर वेयर ए इक्वल्स टू पाई/4 इंटू डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हमने एरिया भी यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है, पाई/4 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 28.27 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड के स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। अब फॉर्मूला में जब हम पुट करेंगे तो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख करके देख चुका है, एफ सी इंटू ए डिवाइडेड बाई, देखिए यही फॉर्मूला है, एफ सी इंटू ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई के स्क्वायर, यही फॉर्मूला है हमारे पास में। इसी फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, और यहाँ पर कंडीशन में कुछ भी अलग नहीं दिया हुआ है, कंडीशन में बहुत ही सिंपल सा दिया हुआ है कि कॉलम है और उस कॉलम का वैल्यू कुछ इस प्रकार से है, उसका आउटर जो डायमीटर है, उसका जो आउटर डायमीटर है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर, और उसका जो इनर डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। ये देखिए इनर डायमीटर हो गया, ये आउटर डायमीटर हो गया। तो इसका थिकनेस कितना हो जाएगा, इसका थिकनेस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, इधर भी 1 सेंटीमीटर और इधर भी 1 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये कॉलम यहाँ पर बना हुआ है। कॉलम का जो मटेरियल है वो है कास्ट आयरन, इसकी जो लंबाई है वो है 2 मीटर, और यहाँ पर हमें क्रिपलिंग लोड की वैल्यू निकालनी है रैंकाइन फॉर्मूले के माध्यम से। रैंकाइन फॉर्मूले के माध्यम से क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला है एफ सी
इंटू ए डिवाइडेड बाई 1 + 1/a इंटू L/k²। ओके, ये यहाँ पर फॉर्मूला होता है। तब इसी फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे सारी चीज़ों को, तो हमें देखिए ए हम निकाल लिए π/4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर करके, और के भी हमने निकाल लिया डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर बाई 16 करके। अब यहाँ पर फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे ये सारी वैल्यूज़ को, तो क्रिपलिंग लोड का वैल्यू जो है 96589 किलोग्राम यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ, द वैल्यू ऑफ क्रिपलिंग लोड इज ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ अबव फॉर्मूला इज PR इक्वल्स टू 96589 किलोग्राम। ओके, ये आ गया हमारा वैल्यू। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम नंबर 4 आपके सामने है। लिखा हुआ है, कंपेयर द क्रिपलिंग लोड गिवन बाय यूलर्स एंड रैंकाइन फार्मूला फॉर स्टील ट्यूब 3 मीटर लॉन्ग हैविंग इंटरनल डायमीटर 3 सेंटीमीटर एंड थिकनेस ऑफ प्लेट 1 सेंटीमीटर एंड पिन जॉइंटेड एट बोथ एंड्स। टेक E इक्वल्स टू 200 T/cm², pressing stress FC इक्वल्स टू 3.2 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रैंकाइन कांस्टेंट A इक्वल्स टू 1/7500। ओके, तो यहाँ पर देखिए गिवन डेटा में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर स्मॉल डी आउटर डायमीटर इनर डायमीटर हमें दिया हुआ है। आउटर डायमीटर ट्यूब जो है ये कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब इनर डायमीटर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और थिकनेस 1 सेंटीमीटर बताया गया है। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया D+2T इक्वल्स टू, यहाँ पर वैल्यू हम पुट करने पे 5 सेंटीमीटर हमें आ गया आउटर डायमीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू आ जाएगा π/64 डी कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी, सॉरी कैपिटल डी रेज टू 4 माइनस स्मॉल डी रेज टू 4 के माध्यम से यहाँ पर 26.70 सेंटीमीटर रेज टू 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ए जो है एरिया जो है वो भी हम निकाल लेंगे π/4 इंटू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, क्योंकि हॉलो है जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हॉलो है, अंदर से खोखला है, इसलिए हम इस फॉर्मूले के माध्यम से हम निकाल रहे हैं एरिया। अब रेडियस ऑफ गायरेशन हम निकाल लेंगे k इक्वल्स टू √I/a। ओके, तो इसके माध्यम से 1.46 सेंटीमीटर आ गया। इफेक्टिव लेंथ हम निकालेंगे, पिन जॉइंट एंड्स हैं तो इफेक्टिव लेंथ L इक्वल्स टू L ही रहेगा। ओके, चेंज नहीं होगा, 3 मीटर इक्वल्स टू 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यूलर क्रिपलिंग लोड का जो फॉर्मूला है P इक्वल्स टू π² EI/L² है ना, इसी फॉर्मूले के माध्यम से जब हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो देखिए 5.856 टन आएगा आंसर। ओके, और रैंकाइन क्रिपलिंग लोड के माध्यम से जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, FC A डिवाइडेड बाई 1 + a इंटू L/k² होल का स्क्वायर। ओके, तो हम इस फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे तो हमारे सामने में क्या आ रहा है, 6065 किलोग्राम, या हम टन में अगर हम इसी को हम निकालते हैं तो ये आ रहा है 6.065 टन आ रहा है। ओके, तो देखिए PR/PE का जब हम रेशो निकालते हैं तो 6.065 डिवाइडेड बाई 1.856 जब हम रेशो निकाल रहे हैं तो द रेशो ऑफ बोथ रैंकाइन एंड यूलर क्रिपलिंग लोड्स आर इज 1.0357 आ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों का अनुपात निकालना है, यूलर इक्वेशन और रैंकाइन इक्वेशन का हमें अनुपात निकालना है। तो देखिए इसी के इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख करके भी देख लेते हैं। दोनों एंड जो है वो पिन जॉइंट है, तो उसके आधार से क्या फॉर्मूला होना चाहिए, तो हमें यहाँ पर यूलर इक्वेशन PE/PR हमें निकालना है। तो यूलर इक्वेशन होता है π² EI/L²। ओके, ये I है, डिवाइडेड बाई FC इंटू A 1 + 1/a प्लस L²/k², ये फॉर्मूला है। तो अब इसी को ही जब सॉल्व कर देंगे तो हमारे सामने में PE/PR का हमारे सामने में एक रेशो आ जाएगा। यही रेशो हमें फाइंड आउट करना है। E दिया हुआ है, I निकालना है, L हमें पता है, यहाँ पर दोनों एंड क्या है, पिन जॉइंट है।
पिन जॉइंट है तो इफेक्टिव लेंथ इक्वल्स टू लेंथ होगा। ओके, ए हम निकाल लेंगे पाई बाई 4 इंटू कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर करके। ए हमें दिया हुआ है, एल पता है, के हम फाइंड आउट कर लेंगे कैपिटल डी रेज टू 4 माइनस स्मॉल डी रेज टू 4 के माध्यम से हम के को भी यहाँ पर देखिए आई बाई ए करके निकाला है। बाकी पिछले इक्वेशन में के को कैपिटल डी रेज टू 4 प्लस स्मॉल डी रेज टू 4 डिवाइड बाई 16 करके निकालते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हमने अनुपात को भी यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है कि किस प्रकार से ये अनुपात जो है यूलर्स इक्वेशन और रैंकाइन क्रिपलिंग लोड का जो है वो रेशो जो है 1.0357 आ रहा है। आइए अब हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टील कॉलम हैज़ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन 48 mm इंटू 72 mm। ये क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है एक स्टील कॉलम का और इसकी जो लंबाई है वो 1 मीटर लॉन्ग दी हुई है। द कॉलम इज फिक्स्ड एट इट्स लोअर एंड एंड फ्री एट द टॉप एंड। मतलब एक एंड जो है उसका फ्री है, दूसरा एंड क्या है, फिक्स्ड है। उसका एक्सियल लोड जो कि ऊपरी सतह पर लग रहा है, उसको टॉप सरफेस पर लग रहा है, वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। और इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो 4 दिया हुआ है ना। इलास्टिसिटी जो है वैल्यू जो है 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखिए गिवन डेटा में दी हुई है, उसे हम यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं। तो बी जो है ब्रेड्थ जो है 72 mm दिया हुआ है और टी जो है थिकनेस जो है वो 48 mm दिया हुआ है। लेंथ जो है वो 1 मीटर दिया हुआ है। इफेक्टिव लेंथ जो हो जाएगा, एक एंड फ्री है और दूसरा एंड फिक्स्ड है, तो उसके लिए देखिए इफेक्टिव लेंथ का जो फॉर्मूला है वो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर देखिए 4th नंबर का इक्वेशन लिखा हुआ है, वन एंड फिक्स्ड अदर एंड इज फ्री इन दिस कंडीशन इक्वेशन लेंथ कैपिटल एल इक्वल्स टू 2L हो जाता है। मतलब इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। और जो फॉर्मूला है क्रिपलिंग लोड के लिए वो क्या हो जाता है, पाई स्क्वायर ई आई बाई 4L स्क्वायर हो जाता है। अभी तक के हमने क्या निकाल रहे थे, दोनों एंड अगर हिंज्ड हैं तो उसके लिए हम क्या निकाल रहे थे, पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर करके हम निकाल रहे थे। अभी हम क्या करेंगे, पाई स्क्वायर ई आई बाई 4L स्क्वायर करके हम निकालेंगे। ये कुछ इस तरीके से देखिए 4th नंबर का जो दिख रहा है ना, एक एंड इसका फिक्स्ड है और दूसरा एंड क्या है, फ्री है। तो बस अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर ये आंसर निकालेंगे। आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर बाई 12 हम करके आई निकाल लेंगे। क्रिटिकल लोड जो है वो पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर करके हम यहाँ पर क्रिटिकल लोड निकाल लेंगे। और सेफ एक्सेल लोड का जो फॉर्मूला होता है वो क्रिटिकल लोड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। तो यहाँ पर हम ऐसा करके हम यहाँ पर सेफ एक्सेल लोड भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कुछ इस प्रकार से कॉलम दिया हुआ है। तो ये जो है ये 1 मीटर दिया हुआ, थिकनेस जो है 48 mm दिया हुआ है और ब्रेड्थ जो है 72 mm दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी हमें क्रिपलिंग लोड निकालने के लिए बोला गया है। तो पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर के फॉर्मूले के माध्यम से हम यहाँ पर क्रिपलिंग लोड निकाल लेंगे। आगे जब हम बढ़ेंगे सेफ एक्सियल लोड निकालने के लिए क्या है, सेफ एक्सियल लोड का फॉर्मूला होता है क्रिपलिंग लोड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। तो इसके माध्यम से सेफ एक्सियल लोड का वैल्यू आ जाएगा। देखिए सेफ एक्सियल लोड का यहाँ पर वैल्यू क्या आ रहा है, 81862.44 न्यूटन यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है कंपेयर द क्रिपलिंग लोड्स गिवन बाय यूलर एंड रैंकाइन फॉर्मूला फॉर स्टील ट्यूब 3 मीटर लॉन्ग हैविंग इंटरनल डायमीटर 30 mm एंड थिकनेस ऑफ प्लेट 10 mm and pin jointed at both ends. Take E equals to 2 into 10 raised to power 5 Newton per mm square, Fc equals to 320 Newton per mm square and alpha equals to 1 by 7500.
ओके। तो देखिए यहाँ पर अब हम इस क्वेश्चन पे जितने भी गिवन डेटा है हम उसे पहले तो हम साइड में लिख लेते हैं, और साइड में लिखने के बाद में जैसे कि L इक्वल्स टू 3 मीटर दिया हुआ है, और जितनी भी वैल्यू हमें दी हुई हैं वो सारी वैल्यूज़ को लिखने के बाद में हम क्या करेंगे। देखिए इंटरनल डायमीटर हमें दिया हुआ है 30 mm, एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है, थिकनेस के साथ में 2 mm का थिकनेस है, सॉरी 10 mm का थिकनेस है। तो एक्सटर्नल डायमीटर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा, मतलब एक्सटर्नल डायमीटर 50 mm का है। ओके। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल लेंगे, आई इक्वल्स टू 5/64 कैपिटल डी का पावर 4 माइनस स्मॉल डी का पावर 4, जो फॉर्मूला होता है कॉमन, उस फॉर्मूले के माध्यम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या हो जाएगा, 267035.37 mm/4 हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ए इक्वल्स टू 5/4 इंटू d1² माइनस d2² करके हम क्रॉस सेक्शनल एरिया भी फाइंड आउट कर लेंगे। के रेडियस ऑफ गायरेशन को हम फाइंड आउट कर लेंगे √I/a करके। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जैसा कि दिया हुआ है, कंपेयर द क्रिपलिंग लोड गिवन बाय यूलर एंड रैंकाइन फॉर्मूला। तो क्रिपलिंग लोड दोनों का इक्वेशन जैसा रेशो हमने पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी हमें रेशो निकालना है। तो देखिए यहाँ पर के का जो वैल्यू है रेडियस ऑफ गायरेशन का, वो 14.57 mm आ गया। अब यूलर्स क्रिपलिंग लोड जो है पीई का जो वैल्यू है वो π² ओके, इसके माध्यम से क्रिपलिंग लोड यूलर्स क्रिपलिंग लोड आ गया। अब रैंकाइन क्रिपलिंग लोड की जब बात करें तो पी आर इक्वल्स टू FCA डिवाइडेड बाई 1 इंटू अल्फ़ा, मतलब कि ए को यहाँ पर अल्फ़ा से भी डिनोट कर सकते हैं, बट नीचे में देखेंगे तो 1/7500 ही लिखा हुआ है, 1+7500 इंटू L/K का स्क्वायर यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्रिपलिंग लोड जो है, सॉरी रैंकाइन का जो रैंकाइन के माध्यम से जो क्रिपलिंग लोड आ रहा है वो 60,444.138 आ रहा है। अब दोनों का अनुपात हम निकालेंगे PR/PE करके, तो क्या हमारे सामने में आएगा 60,444.138 डिवाइड बाई 58,567.41 करके 1.03 के आसपास हमारा यहाँ पर रैंकाइन क्रिपलिंग लोड एंड यूलर क्रिपलिंग लोड जो है अनुपात जो है 1.03 के आसपास आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये अनुपात भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट जो है 7th नंबर का हमारा न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो ये न्यूमेरिकल में देखिए लिखा हुआ है, ये मेरे ख्याल से सभी आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने प्रॉब्लम नंबर 6 में यहाँ पर हमने ए यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। ए का सिंपल सा फॉर्मूला होता है π/4 d1⁴ माइनस d1⁴ माइनस d2⁴ आई का फॉर्मूला होता है π/64 इंटू d1 का पावर 4 माइनस d2 का पावर 4। ये सब हॉलो कंडीशन के लिए, जब कोई भी बार जब हॉलो रहता है ना, अंदर से खोखला रहता है, तो उस कंडीशन के लिए आइए, है ना। अन्यथा जो इसके फॉर्मूले हैं वो सेम रहेंगे, जैसे कि π/64 इंटू डी का 4, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई का वैल्यू, और ए का वैल्यू क्या रहेगा π/4 इंटू d⁻², ये हो जाएगा एरिया का फॉर्मूला, है ना। अब यहाँ पर हमें क्रिपलिंग यूलर इक्वेशन और रैंकाइन इक्वेशन के का हमें यहाँ पर अनुपात निकालना, जो कि 1.03 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमने ये पूरे फॉर्मूले को यहाँ पर नोट डाउन करके हमने यहाँ पर निकाल लिया है हमारा वैल्यू। यहाँ पर देखिए के का भी जो वैल्यू है, रेडियस ऑफ गायरेशन का जो वैल्यू है, वो के का वैल्यू है √I/a, है ना। तो इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि देख लीजिए, ये हो जाएगा k² इंटू ए इक्वल्स टू आई, ऐसा करके भी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके ओके, तो ये हो गया इक्वेशन। ये मेरे ख्याल से यूलर इक्वेशन पीई का जो इक्वेशन है वो π² EI/L² आप लोगों को पता है। रैंकाइन इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पर FC इंटू ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/a इंटू L²/k² हो जाएगा। ओके, तो इसी का ही हमें यहाँ पर क्या निकालना, अनुपात निकालना, जिसकी वैल्यू 1.03 आ रही है। ओके, आइए अब हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। लिखा हुआ है
तो यहाँ पर द रेशो ऑफ रैंकाइन क्रिपलिंग लोड एंड यूलर क्रिपलिंग लोड जो है 1.03 आ गया है हमारा, है ना। अब हम यहाँ पर ये निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। लिखा हुआ है ए हॉलो माइल्ड स्टील कॉलम ऑफ 3 मीटर लेंथ इज हैविंग एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ 25 mm एंड 30 mm respectively. If its one end is fixed and other is hinged, find the crippling load when E equals to 2 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखिए गिवन डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, कैपिटल L इक्वल्स टू 3 मीटर मतलब 3000 mm लिख लो। ओके, और LC मतलब इफेक्टिव लेंथ फिर से यहाँ पर दिया हुआ है L/√2 इक्वल्स टू 3000 डिवाइडेड बाई √2। ओके, तो यहाँ पर देखिए दोनों एंड इसके क्या है, वन एंड इसका फिक्स्ड है और दूसरा एंड क्या है, हिंज्ड है। तो वैसे कंडीशन के लिए जो इफेक्टिव लेंथ है वो L/√2 होता है। तो यहाँ पर वैसा करके हम L की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। और यहाँ पर गिवन डेटा में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि इफेक्टिव लेंथ जो है वो 2121.32 mm इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है। डायमीटर जो है वो 30 mm, आउटर डायमीटर दिया हुआ है, इंटरनल डायमीटर 25 mm दिया हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जब हम फाइंड आउट करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला भी यहाँ पर π/64 इंटू d1⁴ माइनस स्मॉल d⁴ करके दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, तो इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे π/64 इंटू d1⁴ मतलब 30⁴ माइनस d2⁴ मतलब 25⁴। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला के माध्यम से हमें जो वैल्यू ऑब्टेन होगी वो होगी 20586.022 mm⁴। ओके, अब देखते हैं क्रिपलिंग लोड P इक्वल्स टू π² EI/L²। ओके, ये हो गया क्रिपलिंग लोड, अब π² EI/L²। तो E का वैल्यू हमें दिया हुआ है यहाँ पर 2 into 10⁵ इसी क्वेश्चन में। ओके, ये देखिए E का वैल्यू लास्ट लाइन में लिखा हुआ है 2 into 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो E का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। I हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है 20586.022, और जो इफेक्टिव लेंथ का जो फॉर्मूला इफेक्टिव लेंथ भी हमने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। अगर एक एंड अगर इसका फिक्स्ड है और दूसरा एंड अगर इसका फ्री है तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर एक एंड अगर इसका मान लीजिए कि फिक्स्ड है, एक एंड अगर इसका फिक्स्ड है और दूसरा एंड अगर इसका हिंज्ड है, तो वैसे कंडीशन के लिए जो इफेक्टिव लेंथ जो है वो क्या चीज़ दिया हुआ है, L/√2 दिया हुआ है। ओके, ऐसा। तो यहाँ पर जो है लेंथ जो है वो 3000 दिया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में ये हो जाएगा 3000√2 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गई इसकी इफेक्टिव लेंथ। अब यदि अगर हम आगे अगर बात करें तो इफेक्टिव लेंथ इसका कितना आ गया, 2121.32 mm आ गया। ओके, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसका भी फॉर्मूला आई थिंक कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है I इक्वल्स टू π/64 इंटू ये d1 का स्क्वायर माइनस d1⁴ माइनस d2⁴ होता है। ओके, तो ये क्या होता है, ये जो आउटर डायमीटर जो होता है इसे हम d1 कहते हैं, और ये जो इनर डायमीटर होता है अंदर का, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, d2 कहते हैं। ओके, तो यही हो गया, d1 क्या हो गया आउटर और d2 क्या हो गया इनर डायमीटर। ओके, d2 हमेशा छोटा रहता है। तो देखिए 30 जो है ये एक्सटर्नल डायमीटर हो गया और इनर डायमीटर 25 हो गया। अब I इक्वल्स टू 20586.022 mm⁴ हो गया। अब क्रिपलिंग लोड जो है फाइंड आउट करने का यहाँ पर देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है π² EI/L²। देखिए यहाँ पर क्रिपलिंग लोड निकालने का फॉर्मूला है π² EI/L²। ओके,
यूलर इक्वेशन पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर के माध्यम से। ई हमें यहाँ पर दिया हुआ है, एल हमने निकाल लिया है 3000 अंडर रूट टू, 3000 डिवाइड बाई अंडर रूट टू। एल हमें इफेक्टिव लेंथ ये हमें पता है, ओरिजिनल लेंथ भी हमें पता है। आई यहाँ पर हमने निकाल लिया था पाई बाई 64 इंटू d1⁴ माइनस स्मॉल d⁴ करके हमने यहाँ पर आई भी निकाल लिया था। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली इक्वेशन जब भी हम बनाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम बनाते हैं, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी इक्वेशन हमें यहाँ पर दिया हुआ रहता है उसमें कोई भी एक अननोन वैल्यू होना चाहिए। ओके, जैसे कि यहाँ पर अननोन वैल्यू है क्रिपलिंग लोड बाय यूलर इक्वेशन, या पीई या पीसी, जो भी आपको बोलना है ये है। ओके, तो ये क्या चीज़ें अननोन है, बाकी आपको ई पता है, आई पता है, एल पता है, ये सारी चीज़ें पता है। तो कोई भी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें कोई भी एक वैल्यू वहाँ पर अननोन होनी चाहिए। अगर कोई और 2-3 वैल्यू अगर अननोन है तो हम एक इक्वेशन के माध्यम से हम उसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे, फिर वहाँ पर हमें नंबर ऑफ इक्वेशंस को वहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 2 अननोन वैल्यू है और तो हमें कम से कम 2 फॉर्मूले वहाँ पर लगाने होंगे। एक फॉर्मूले के माध्यम से कभी भी 2 अननोन वैल्यूज़ आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए पीई जो है यही अननोन है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर नोन है। ई पता है, आई पता है, एल पता है, तो इसके माध्यम से आप यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लोगे। तो यहाँ पर देखिए आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के माध्यम से देखिए पाई स्क्वायर ई का जो वैल्यू है 2 इंटू 10⁵, आई का वैल्यू 20586.022 है ना। तो इसके माध्यम से सॉल्व करने के बाद में और डिवाइडेड बाई एल जो है 2121.32 का स्क्वायर जब आप कर दे रहे हैं तो यहाँ पर क्रिपलिंग लोड का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है 9030 न्यूटन आ रहा है। क्रिपलिंग लोड का जो वैल्यू है वो आ रहा है 9030 न्यूटन आ रहा है। हेंस क्रिपलिंग लोड बाय यूलर फार्मूला इज 9030.042 न्यूटन आ रहा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया है, और बस इसी प्रकार से ही आप लोगों को मेन एग्जाम में भी बनाना है कि जिस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व किया गया है। देखिए होता क्या है कि जब भी हम क्वेश्चन को बनाते हैं तो कैलकुलेटर के माध्यम से अगर हम जाते हैं तो वो हार्डली 2 से 3 लाइन में कोई बड़े से बड़े क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ईच एंड एवरी स्टेप को यहाँ पर बताना होता है कि हम अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा लेंदी तरीके से। ओके, तो यहाँ पर हमें एग्जाम में अगर इस प्रकार का न्यूमेरिकल आता है तो इसी प्रकार से ही हमें बनाना है, सॉल्व करना है किसी भी प्रॉब्लम को। ओके, तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से ध्यान से आप लोग समझिए, और ये जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं नोट्स में इसे आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व करिए, बनाइए, प्रैक्टिस करिए, ताकि आप लोगों का जो टेक्निकल जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही अच्छे से स्ट्रांग हो सके। तो आप लोग इसे बहुत ही अच्छे से बनाइए, समझिए, प्रैक्टिस करिए। ओके, तो ये यूलर और रैंकाइन जो फॉर्मूला है ये आप लोगों को आगे भी काम आएंगे, आगे के सब्जेक्ट में, ना कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बल्कि और भी सब्जेक्ट, मशीन ड्राइंग, मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट स्ट्रॉम में भी काम आएंगे, थ्योरी ऑफ मशीन, डिज़ाइन ऑफ मशीन में। ओके, तो हमारी इस आज के वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी